आप सभी का दस्तक कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखिए आज ये हिंदी का 6 नंबर का जो है आपका प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 5 आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे से करा दिया है और मैं बार-बार बोलता हूँ कि आप हमारे जब वीडियो को देखेंगे तो उसमें अलग सबसे क्या है कि अच्छे से डिटेलिंग किया रहता है और हर चीज़ों को हम बिना समय गँवाए आपके सामने लाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से मत पीछे हटा करिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हमारा एक तरह से ये कह सकते हैं एक सपोर्ट भी हो जाता है उससे। तो देखिए यहाँ पे है, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की समय न गँवाते हुए, तो आप देख रहे हैं संक्षेपण मूल पाठ से जो है कितने शब्दों में लिखना चाहिए, ये क्वेश्चन हिंदी का है। तो इसमें जो है आप देखेंगे संक्षेपण शब्द का जिक्र आया है, तो अमूमन संक्षेपण का मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त करना। जैसे आप जानते हैं कि किसी बात को अगर छोटे में किसी के सामने कहना हो, कम शब्दों में कहना हो, तो उसे क्या कहेंगे आप? संक्षेपण कहेंगे। संक्षिप्त रूप में लोग बोलते हैं ना कि यार हमको कम समय में समझाओ, हमको छोटी बात में बताओ, इतना लंबा चौड़ा भाषण मत दो, हमको मेन बात बताओ कि क्या है। तो वही होता है जब हम कोई निबंध पढ़ते हैं, कोई पत्र लेखन पढ़ते हैं, कोई मैटर होता है, ठीक है, कोई पंक्ति होती है, तो उसको छोटे रूप में लिखना क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है हिंदी में। और संक्षेपण में ध्यान देने वाली बात क्या है, क्योंकि तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें एग्जाम में, तो आपसे डायरेक्ट कुछ भी पूछ सकता है, तो आप उसके बारे में जानकारी रहेगी तब ना। संक्षेपण में ध्यान देना है कि इसमें आपका अलंकार का हो गया, अलंकार के बाद मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, इन सब का प्रयोग आप नहीं करना है आपको। हाँ, किसका प्रयोग करेंगे कि संक्षेप हो? तो समास। समास क्या होता है? अनेक शब्दों के एक शब्द होता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि संक्षेपण क्या होता है? किसी चीज को संक्षिप्त रूप में लिखना बिना उसका अर्थ बदले। तो यहां पे हो जाएगा आंसर हमारा कि 1/3 शब्दों में संक्षेपण क्या होना चाहिए? लिखना चाहिए। 1/3 में, लगभग 30% के करीब, अरे सॉरी 33%, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी बॉल राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। देखिए हिंदी के अगर प्रथम महाकाव्य की यहाँ पे बात आई है तो आप जानते रहिए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। और पृथ्वीराज रासो को लिखा किसने है? तो कहेंगे कि सर चंद्र बरदाई ने लिखा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे तो क्या लिखेंगे? चंद्र बरदाई, ठीक। और ये आदिकाल की रचना है। क्या है भैया? आदिकाल की रचना है। काफी फेमस क्वेश्चन, आप जानते भी होंगे, ठीक है, क्योंकि 4-5 से जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है तो वो ऐसा नहीं कि नया एस्पिरेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पृथ्वीराज रासो है, इन्होंने किसने लिखा है? चंद्र बरदाई ने। लेकिन यहाँ पे देखिए एक छोटी सी बात आपको ध्यान देनी है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अगर खड़ी बोली, क्या पूछ दे? खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी का, देखिए खड़ी बोली शब्द लग गया, हिंदी का पहला महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य क्या है? अब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात की जाए तो यह है क्या? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास है। आप कहेंगे सर प्रिय प्रवास बता दिया था, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिसके नाम से जानते हैं, अयोध्या सिंह, ठीक है, हरिऔध, इसको जानते रहिए। आगे चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन हम नहीं बना सकते हैं? भाई सब में तो कर सकते हैं, 3 में, लेकिन एक में हम गण का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपको आसानी से पता होगा कि भक्त के सामने हम गण लगा सकते हैं, तो भक्तगण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? भक्तगण। शिक्षक के आगे लगा के हम शिक्षक गण को क्या करते हैं? बहुवचन बना देते हैं, एक से ज्यादा हो जाएगा। नेता के सामने हम गण लगा के नेता गण बना के बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन देवी के आगे हम गण का प्रयोग जो है क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देवता गण आप कर सकते हैं, लेकिन देवी गण नहीं कर सकते। तो कहेंगे सर इनका अगर बहुवचन बनाना हो तो करेंगे क्या? तो कहेंगे कि इनका बनता है देवियां। इनका बहुवचन क्या होता है? देवियां, ठीक। अब देखिए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए आगे बात आती है संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। अब देखिए अगर संयुक्त व्यंजन का जिक्र आया तो आप जानते रहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि हिंदी में कुल कितने संयुक्त व्यंजन हैं, तो आप बताएंगे कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सा है? तो कहेंगे पहला तो छ है, फिर क्या है? र है, फिर क्या है? ज्ञ है, और फिर क्या है? तो बताएंगे स्र है। अब ये किनसे मिलके बनता है? भाई संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, व्यंजन का मतलब होता है क्या? व्यंजन, जिसमें स्वर न लगे हों, अर्थात हलंत के रूप में जो लिखते हैं हम। तो सीधे सीधे अगर हम छ को पूछा जाए किस तरह से लिखा जाएगा, तो आपको पता होगा कि क को आधा करके स्वर रहित करके और इसमें स को ऐड कर देते हैं। कभी कभी होता क्या है कि इसको भी हम स्वर रहित कर देते हैं, तो अलग से हमको अ क्या करना होता है? लिखना होता है। अगर आप अलग से अ न लिखना चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं? आप केवल श लिख सकते हैं। त्र को लिखना है तो त और र। क्या ये सही है? तो कहेंगे नहीं सर सही नहीं है, क्योंकि आपने त पे र ये हलंत नहीं लगाया है, स्वर रहित नहीं किया है। ज्ञ की बात की जाए तो ज है, स्वर रहित कर देते हैं, और क्या हो जाएगा बताइए? य। अब देखिए स्र की बात आई है तो यहाँ पे हो जाएगा आधा श और र। ये काफी आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा सब। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सर कि हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं? तो कहेंगे कि 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ छोटा, छोटी ई, छोटा उ और री छोटा। ये 4 हमारे जो है क्या कहलाते हैं?
मूल स्वर कहलाते हैं। और अच्छा क्या चीजें हैं, अब आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन में, तो आगे हम उसको भी बता देते हैं, पूरा आपका वर्णमाला लगभग तैयार हो जाएगा उससे। दिया है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं। मैंने ऊपर बताया कि दो व्यंजन जब मिलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे, क्योंकि जुड़ रहे हैं, संयुक्त माने जुड़ना, व्यंजन जब दो या दो से अधिक व्यंजन जुड़े। अब देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो मैंने बताया कि 4 होते हैं। कौन कौन सा, छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब देखिए आपको मैंने बता दिया कि मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैंने आपको संयुक्त जो है वो भी बता दिया। अब जानते रहिए स्पर्शी व्यंजन अगर आपसे पूछे, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं बताइए, यहाँ पे लिख देते हैं। स्पर्शी कितने होते हैं, कहेंगे सर स्पेशल जो है आपका स्पर्शी 25 होते हैं। कौन सा, जैसे क वर्ग है, फिर उसके बाद च वर्ग है, फिर ट वर्ग है, फिर त वर्ग है, फिर प वर्ग है। अब इसको देखिए वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि 5 इधर से भी है 5 इधर से भी होता है, तो एक वर्ग का आकृति लेता है, इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो इतना जानते रहिए। अब देखिए इसमें और चीजें आपको क्या रखें, यहाँ दिया है अंतस्थ। देखिए अंतस्थ का जिक्र आया है, तो अंतस्थ कौन कौन सा होता है, तो कहेंगे सर य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है, य र ल व। अब देखिए य र ल व का जिक्र है, तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, याद आ गया कि आपसे कभी कभी पूछता है कि हिंदी में अर्ध स्वर कितने हैं, अर्ध स्वरों की संख्या कभी कभी आपसे पूछ देता है। तो पहले तो अर्ध स्वर ये चारों थे, लेकिन अब जो है केवल 2 ही को गिना जाता है, य और व। ठीक, और देखिए और क्या चीजें हैं आगे, इसमें महाप्राण और अल्प प्राण। अल्प और महा का मतलब होता है अल्प माने कम, महा माने ज्यादा, प्राण माने क्या होता है, वायु। संस्कृत में हम वायु को प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु मुंह से बाहर निकले, अल्प प्राण, और जिनसे ज्यादा निकले उसे महाप्राण। सिंपल सी बात है। अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे, तो जो मैंने वर्गीय व्यंजन आपको बताया था उसमें पहला, तीसरा और पांचवा, माने हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। और क्या क्या आएगा, तो ये तो आएगा ही आएगा अल्प प्राण में, प्लस अब देखिए और क्या आएगा, इसमें जो है य र ल व, अब प्लस सभी 11 हो क्या जाएंगे, स्वर आ जाएंगे। और महाप्राण की बात की जाए तो इसमें वर्ग का दूसरा और चौथा, और क्या आएगा, प्लस ऊष्म जितने जो है व्यंजन है वो आ जाएंगे। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे इन चीजों को। अब देखिए ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताया था, श श स है, कौन कौन सा है ऊष्म में, तो कहेंगे कि सर स है, स है, ह है और एक को ये भी सड़क वाला स। ठीक है, ये चारों, 3 स और एक ह। ह को क्या बोलते हैं, जो है अलिजिह्वा बोलते हैं, वहां से उच्चारित होता है ये। ठीक है, उच्चारण स्थान की बात की जाए। अब एक चीज देखिए और आपको क्या याद रखना है, सभी जो स्वर होते हैं, सभी स्वर वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष। अब कहेंगे सर ये सघोष आ गया, तो सघोष अघोष क्या है, तो देखिए अगर हम सघोष अघोष की बात करें तो आप देखेंगे कि जो अघोष होता है, अघोष, अघोष कौन कौन सा होता है, तो वर्ग का पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग। और सघोष की बात की जाए तो सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा ये आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये चीजें आ गई होंगी। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भगानी शब्द का शुद्ध रूप जो है क्या होगा, क्या भगिनी होगा, भागिन होगा, भगिन होगा या फिर भगिनी। तो ये हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा भगिनी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बहन या फिर बहिन। क्या बोलते हैं, बहिन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी से पूछा है, आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन और ऊनी, इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है, तो कहेंगे कि सर आजीविका, हमें लग रहा है कि ये सही सही लिखा है, तो सही बात है, आजीविका तो सही लिखा है, लेकिन ये तीनों अशुद्ध रूप है। आशीर्वाद में कभी भी ऐसे र नहीं उड़ता है, बल्कि इस प्रकार से लिखा जाता है आशीर्वाद। देखिए सर धर्म, जिसपे र बोलते हैं वो नहीं रहता है, ठीक है, याद रखिएगा आप, जिसपे र बोलने में आता है उसके आगे वाले पर र क्या करते हैं, हम लगाते हैं, आशीर्वाद हो गया। अध्ययन कैसे लिखते हैं तो आपको मालूम है होगा, अध्ययन कुछ इस प्रकार से रहेगा। और क्या चीजें हैं, ऊनी, ऊनी में आप क्या करेंगे, बड़ा ऊ लगाएंगे तब आपका क्या होगा, सही होगा ये। ठीक है, अब देखिए महोर्मी का संधि आपसे पूछा है कि संधि विच्छेद क्या होगा। अब बताइए महत धन उर्मी होगा, महाधन उर्मी होगा, महाधन उर्मी होगा या फिर महत धन मर्मी होगा। तो यहां पे अगर महोर्मी की बात की जाए तो हो जाएगा महाधन उर्मी। और ये देखेंगे तो यहाँ पे गुण स्वर संधि का जिक्र आता है। किसका आता है, गुण स्वर संधि का। गुण स्वर संधि में होता क्या है, ए ओ अर, जहां सेंस आए वहां पे क्या हो जाएगा, ए ओ अर का सेंस आए वहां पे गुण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। अब देखिए व्यंजन संधि कौन सा नहीं है, उद्धरण है, तो उद्धरण का तो उत धन हरण आप जानते ही हैं। अगर तद्धित की बात तत् धन हित होता है। वाकजाल का क्या होता है, वाक धन जाल, तो सब में तो देखिए व्यंजन है, लेकिन रसायन में जो है आपका व्यंजन नहीं है, स्पष्ट रूप से यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, अगर आप नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, नियमित रूप से अगर लगे हैं, तो इसका होता है रस धन अयन। और यहाँ पे अ मिल के आ हो जाता है, क्या हो जाता है, रसायन, इसीलिए हम इसको कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, उदाहरण का क्या लिखेंगे, तो ये तो तीनों है व्यंजन के, तो ये आप जानते रहिए, उसूल लिखने को हमको जरूरत है नहीं, उसमें फालतू का समय जाएगा आपका। तो यहाँ पे इसको देखिए, जानते रहिए उत धन हरण, क्या हो गया, उत धन हरण। तद्धित में क्या होगा, तत्
धन ही तो हो जाएगा। वाकजाल में क्या होगा, तो वाक धन जाल, वाक धन जाल, वाकजाल। आई होप आपको चीजें पसंद आ रही होंगी। आगे देखिए, आपसे पूछा है गौशाला में कौन सा समास है, थोड़ा देख लें कि ऑडियो हमारा है कि नहीं। तो सही है, चलिए। तो देखिए, गौशाला में आपसे पूछा है कि कौन सा समास है, क्या तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है या फिर द्विगु है। तो अगर हम गौशाला की बात करें तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि गौशाला का अगर हम उसको विग्रह करें तो होगा गौ के लिए शाला। इसके लिए गौ के लिए शाला। और ये कौन सा है, तत्पुरुष तो है लेकिन इसमें भी कौन सा, तो चतुर्थी है। कौन सा है, चतुर्थी के लिए लगा है, देखिए चतुर्थी तत्पुरुष होगा। अब देखिए, द्वंद्व की बात आई है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व का मैंने आपको बताया था, जैसे नदी नाला हो गया, सुख दुख हो गया, उसके बाद दिन रात हो गया। लेकिन कभी भी जब एक जैसा लगे, जैसे दिनों दिन रातों रात, ठीक है, चलते चलते हंसते हंसते, एक ही शब्द जब रिपीट हो तो वहां पे अव्ययी भाव आप लगाएं, क्योंकि अव्ययी भाव में पहला पद उपसर्ग होता है या फिर अव्यय होता है, तो याद रखेंगे। बहुब्रीहि में क्या होता है, देखिए इसमें तो मैंने आपको बताया कि जब दोनों पद प्रधान होंगे और दोनों विपरीत होंगे, द्वंद्व होगा। लेकिन जब पहला पद उपसर्ग और अव्यय हो तो वहां पे अव्ययी भाव होगा। लेकिन बहुब्रीहि में क्या होता है, दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे का संकेत देते हैं तो वहां पे बहुब्रीहि होता है। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण की इसकी, तो लंबोदर आपको मालूम है, दशानन हो गया। मैं लिख नहीं रहा हूं ज्यादा, क्योंकि लिखूंगा तो समय आपका जाएगा, बस आप सुनते रहिए। लंबोदर हो गया, दशानन है, जैसे प्रधानमंत्री भी बोल देते हैं, पंकज है, चक्रपाणी है, ये सब बहुब्रीहि में आते हैं। द्विगु की बात की जाए तो आपको पता है पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे दोपहर हो गया, त्रिलोक हो गया, चौराहा है, पंचमढ़ी है, सप्ताह है, ये सब किसमें आते हैं, द्विगु में आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चीजें होगी। अब देखिए कर्मधारय, आपको मालूम है कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का जिक्र होता है। अब कहेंगे सर विशेषण विशेष्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं तो वह क्या होता है, विशेषण होता है। और जो विशेषण की विशेषता बतलाए, उसका नाम बताए, वो क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो कर्मधारय की बात करें अगर हम कर्मधारय समास में, तो कर्मधारय में क्या होता है, इसके उदाहरण की बात करें, जैसे चरण कमल हो गया, चरण कमल हो गया, और क्या हो सकता है, चंद्रमुख है, महादेव है, और अधमरा है। ठीक है, तो ये सब किसमें आते हैं, कर्मधारय में आ जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में चलते हैं हम। कमल नयन में कौन सा समास है। देखिए कमल नयन में अगर हम समास की बात करें तो यहाँ पे सीधे सीधे हमारा कर्मधारय होता है, लेकिन जहां पे अगर ऑप्शन में कर्मधारय न हो तो हम बहुब्रीहि पे क्या करेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि विशेषण विशेष्य का जिक्र तो है लेकिन ऑप्शन में कर्मधारय नहीं तो बहुब्रीहि मारेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कमल के समान नयन का जिक्र करें तो हम कह सकते हैं किसको, भगवान विष्णु को कह सकते हैं। और इसमें आपको पता है कि इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक उपमान होता है और दूसरा क्या होता है, उपमेय। उत्तर पद जो होता है बाद वाला उसको उत्तर पद बोलते हैं, पूर्व पद पहले वाले को बोलते हैं। तो उत्तर पद उपमेय होता है और पूर्व पद क्या होता है, उपमान होता है। तो इसका विग्रह करेंगे कमल नयन का तो होगा कमल के समान नयन, क्योंकि ऑप्शन में कर्मधारय नहीं तो हम बहुब्रीहि मारेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अधिकारी में उपसर्ग पूछा, उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। तो अधिकारी में कौन सा होगा बताइए, तो अधि होगा। क्या होगा, अधि। अब अधि से क्या क्या बन सकता है बताइए। अधि का तो पहली बात अर्थ होता है श्रेष्ठ, जानते रहिए क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, ऊपर होता है। ठीक है, ये सब चीजें। अब इससे बनने वाले और क्या हो सकते हैं, जैसे अधिकरण हो गया, अधिराज हो गया, अध्यात्म हो गया, अध्यक्ष हो गया। तो इस सब में अधि उपसर्ग का क्या होता है, प्रयोग होता है। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला जो बद उपसर्ग है वो किस भाषा का है, तो देखिए ये बद है, ये आपका उर्दू और फारसी का जो है क्या है, भाषा का शब्द है, उर्दू और फारसी का है। बद से क्या क्या बना सकते हैं, जैसे बदमाश है, बदनाम है, बदबू है, बदकिस्मत है, ठीक है, बदमिजाज है, ये सब चीजें। रसोईया में प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय की बात की जाए तो ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं। और मैंने बताया था आपको कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय क्रिया के साथ, क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। जो तद्धित प्रत्यय होता है ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो रसोईया में पूछा है तो रसोईया में क्या होगा, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होगा आप बच्चा, जो है दो ही चीजों में, एक तो या वाले में, एक या वाले में। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, इया जो है प्रत्यय आपका लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे दिया है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम को आपको पहचाना है, क्या क्या है। देखिए दिया है कारण, लोहा, बंदर और दूध। तो यहाँ पे जो कारण है ये क्या है, तत्सम है। लोहा की बात की जाए तद्भव है, अगर इसके तत्सम की बात की जाए तो इसका लव होता है, लव तत्सम होता है। दूध की बात की जाए तो दूध का तत्सम क्या होगा, कहेंगे सर दुग्ध होगा। बंदर की बात की जाए तो बंदर का क्या होगा, वानर हो जाएगा, तत्सम। ठीक, आगे चलिए। दिया है गृध शब्द का तद्भव आपको बताना है। मैंने आपको बताया तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों जो है हिंदी में ले लिए गए हैं, उसको तत्सम बोलते हैं, और उसको तोड़ मरोड़ के जो हिंदी में आया है जो है संस्कृत को, वो तद्भव हो गया। तो गृध शब्द का तद्भव आपसे पूछा है कि क्या होगा।
तो इसका होगा गीध। क्या होगा भैया? गीध होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज और जान जाइए। जैसे अगर हम तद्भव और तत्सम की बात करें तो जैसे गलन शब्द है, अगर आपसे गलन का पूछे तो क्या बताएंगे? गलना। क्या बताएंगे? गलना। अगर आपसे ग्राम का पूछे कि तद्भव क्या होगा, तो ग्राम का क्या होगा? गांव होगा। देखिए, अमूमन जिसपे चंद्रबिंदी लगा रहता है वो तद्भव में ही क्या होता है? 99% होता है। और तीसरा क्या है? जैसे मान लीजिए गणन है, अगर आपसे गणन का मैं कहूं कि क्या होगा, ऐसा लिखने में यहाँ पे देखिए वो हो जा रहा है गिनना। क्या हो जाएगा? गिनना। और बताइए गुंजन, जैसे मैं आपसे गुंजन का पूछूं तो गुंजन का क्या होगा? बताइए, गुंजन का तद्भव क्या होगा? तो कहेंगे कि सर गुंजन का हो जाएगा गूंजना। क्या हो जाएगा? गूंजना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर डी के साथ जाएगा, गीत के साथ। देवर का तत्सम आपसे पूछा है, तो देवर का द्विवर होता है, आपको भली भांति परिचित होगा, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो वर्तिका का होता है बत्ती। क्या होता है? बत्ती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? मतलब 3 तो तद्भव हैं लेकिन एक नहीं है, अर्थात वो तब होगा क्या? वो तत्सम होगा। सीधी सी बात है। तो बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे सायम। सायम क्या है? तत्सम है। अगर इसके तद्भव की बात की जाए तो साम होगा। क्या होगा? द्वार की बात की जाए तो द्वार का क्या होगा? तत्सम। क्योंकि तीनों तो आपका तद्भव है, एक ही तत्सम था, तो द्वार का हो जाएगा द्वार। क्या हो जाएगा? द्वार। गृहस्थी का क्या हो जाएगा? बताइए, तो गृहस्थी। और पांव की बात की जाए तो पाद होता है, इसका पांव का क्या होता है? आगे देखिए, दिया है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? देखिए इसमें क्या है कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में जा रहा है, जाति से व्यक्ति में, भाव से जाति में, या व्यक्ति से भाव। देखिए होता क्या है कि गांधी तो एक टाइटल है, जैसे राजपूत मैं कहूं, मैं जो है क्षत्रिय कहूं, तो ये तो एक जाति को सूचक शब्द है ना। लेकिन कहीं कहीं देखेंगे कि जब गांधी बोलते हैं तो गांधी जो हमारे महात्मा गांधी हैं, मोहन चंद करमचंद गांधी, उनका नाम आता है। लेकिन है तो ये क्या, अगर वास्तव में देखा जाए तो गांधी क्या है? जाति शब्द सूचक शब्द है। तो कहीं ना कहीं ये गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, कहीं ना कहीं किससे कन्वर्ट हो रहा है? जाति से व्यक्ति में। जाति किसमें कन्वर्ट हो रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमारा ऑप्शन क्या है? बी में। क्योंकि जो गांधी शब्द है ये अपने आप में जातिवाचक है, लेकिन चूंकि एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो उसमें परिभाषा ही है संज्ञा जो 5 प्रकार के व्यक्तिवाचक में, कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का बोध कराए। तो ऐसे भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आप इस चीज के लिए जो है क्या रहिए, तैयार रहिए। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा बताना है। भाववाचक क्या है? जो किसी व्यक्ति के गुण दशा का क्या कराए? बोध कराए। तो यहां पे मित्रता हमारा क्या है? भाववाचक है संज्ञा। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक जो है विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो दूध की बता रहा है। कौन अधिक? दूध। अधिक दूध। कौन क्या अधिक? तो दूध। तो दूध ही की तो विशेषता बतला रहा है, तो दूध हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण की विशेषता बतला रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए यहां पे पूछा है कि निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया मैंने बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक पे क्या होता है? सकर्मक में क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। क्रिया का फल किस पे पड़ता है? कर्म पे। जबकि अकर्मक पे क्रिया का जो फल होता है वो किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है, सीधे सीधे। तो बताइए कि अकर्मक में कैसा उदाहरण, मैंने आपको बार बार मैं फेमस उदाहरण बताता हूं कि अगर आप अपने गाल पे अपने हाथ से थप्पड़ मारेंगे तो वो अकर्मक हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को स्वयं का मार रहे हैं, उसका प्रभाव आपके गाल पे खुद पड़ेगा, दर्द आपको खुद अनुभव होगा। लेकिन वही थप्पड़ आप दूसरे को मारेंगे तो सकर्मक होगा, क्योंकि उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा है। जैसे राम आम खा रहा है तो खाने का प्रभाव आम पे पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक। आप पेन से लिख रहे हैं तो लिखने का प्रभाव जो है क्या पड़ रहा है? उस कॉपी पे पड़ रहा है, पेन पे पड़ रहा है, तो वो सकर्मक हो जाए। लेकिन आप सो रहे हैं, आप गा रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें आप जो है क्या है, आप क्रोधित हो रहे हैं, तो ये आप ही के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो ये अकर्मक में आ जाएगा। तो देखिए रोना है, बोना है, धोना है, काटना है, तो इसमें सीधे सीधे आप देखेंगे तो अगर रोएंगे तो रोने का प्रभाव पे खुद पड़ेगा, तो यही हमारी क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय आपको बताना। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो कि लिंग वचन कारक काल के अनुसार जो है शब्द जिनका परिवर्तित नहीं होता है रूप। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, आपको मालूम भी है, कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो यही पूछा है कि कौन सा इसमें अव्यय है, तो यहाँ पे वहां जो है क्या है? अव्यय है। और अव्यय में कौन सा है? तो क्रिया विशेषण अव्यय है। अब कहेंगे ये क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? तो जिस शब्द से जो है क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आगे देखिए दिया है कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? 3 है लेकिन एक नहीं है, नहीं का जिक्र है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो आजन्म हमारा क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। आप कहेंगे कि ये सर समुच्चय बोधक क्या है? तो कहेंगे कि ऐसा अव्यय जो कि क्रिया या संज्ञा की विशेषता जो है क्या करे? स्पष्ट रूप से न बता करके सीधे सीधे किसी वाक्य या पद का संबंध दूसरे से जोड़ दे, तो वही क्या हो जाएगा? आपका समुच्चय बोधक अव्यय होता है।
मतलब नहीं समझे आप कि समुच्चय बोधक का तात्पर्य है कि ऐसे अव्यय, भाई अव्यय तो है ही, अव्यय में वो भेद है समुच्चय, तो ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब होता है कि ऐसे अव्यय जो क्रिया या संज्ञा के विशेषता न बता के सीधे एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ दें। तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा? आविर्भाव का देखिए आपसे पर्यायवाची पूछा है, आविर्भाव का मतलब होता है उद्भव या उत्पन्न होना, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आविर्भाव का विलोम पूछे तो तिरोभाव। परिवार का पर्यायवाची आपसे पूछा है तो गृह, निकेतन, कुटुंब ये सब होता है, भवन होता है। तो परिवार का पर्यायवाची इसमें से पूछा है तो क्या हो जाएगा? देखिए कुटुंब हो जाएगा। और ये गृह, भवन ये सब जो है, आगार, ये सब किसके हैं? घर के पर्यायवाची हैं। तो परिवार का पूछे तो क्या हो जाएगा? कुटुंब हो जाएगा। और क्या हो सकता है? कुनबा बोलते हैं, कहीं कहीं लोग खानदान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खानदान भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें जानते रहिए। अनुनासिक का विलोम है तो भाई सीधे सीधे अनुनासिक का विलोम तो हम पढ़े हैं निरुनासिक। क्या पढ़े हैं? अनुनासिक का विलोम निरुनासिक। सीमा ने कल, फिर डैश दिया है, काम नहीं किया था, ही भरा जाएगा, भर भरा जाएगा, मात्र या भी, बताइए कौन सा उचित लगेगा? और यहाँ निपात है तो निपात जानते रहिए, ऐसे शब्द होते हैं जो जोड़ देके करें, जैसे मैं ही कर सकता हूं, मतलब तुम्हारे अलावा कोई और नहीं। हाँ मैं ही कर सकता हूं, यहां तक ही तुम जा सकते हो। जहां पे किसी बात को जोड़ दिया जाए, ऐसे शब्द जिसपे जोड़ दिया जाए, प्रेशर दिया जाए, वो क्या कहलाते हैं? वाक्य में निपात शब्द कहलाते हैं। तो सीमा ने कल मात्र काम नहीं किया, कल ही, कल भर या कल भी, देखिए भी पे दबा के, वो कल भी काम की नहीं किए, तो यहां पे डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर निपात शब्द की बात की जाए तो आप जानते रहिए कि जैसे हाँ हो गया, भी तो है ही, तक है, क्या है, मत है, केवल है कि नहीं, ये सब चीजें। आगे देखिए, माता जी को अब क्या है? आशीर्वाद, प्रणाम, स्नेह या शुभाकांक्षा। भाई माता जी आपसे बड़ी हैं तो आप उनको आशीर्वाद तो देंगे नहीं, शुभाकांक्षा तो देंगे नहीं, स्नेह तो करेंगे नहीं, स्नेह कर सकते हैं मान लीजिए, लेकिन यहां पे आप अपने बड़ों को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं भैया? प्रणाम करते हैं। तो याद रखिएगा, अपने से बड़ों को हमेशा प्रणाम करते हैं। आशीर्वाद किसको देते हैं? अपने से हमेशा छोटे को, अपने से हमेशा छोटे व्यक्ति को। शुभाकांक्षा किसको देते हैं? जो आपके समकक्ष हो, आपके बराबरी के हो, ठीक है। और स्नेह किससे करते हैं? तो ये छोटा भी बड़ा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, आपका समकक्ष भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आशीर्वाद छोटे को दिया जाता है, प्रणाम हमेशा अपने से बड़े को। आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द होगा, क्या हो जाएगा? आकाश चुंबी। गगन को चूमने वाले के लिए गगन चुंबी। आकाशदीप क्या है? तो कहेंगे कि जहाजों को रात में जो मार्ग दिखाने वाला प्रकाश होता है, स्तंभ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आकाश दीप कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, अब ठीक है। कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सुनी सुनाई बातों पे जो आदमी विश्वास कर ले बिना ज्ञान के, बिना सोचे समझे, उसे कान का कच्चा बोलते हैं। बछिया का ताऊ, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका होगा अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। सावन हरे न भादो भूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो यहां पे हो जाएगा कि हर समय एक ही दशा में बने रहना, ठीक है। आगे क्या है? नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर आपको इस वाक्य का भेद बताना है। तो आपको पता है कि रचना के आधार पर अगर हम वाक्य के प्रकार की बात करें तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल होता है, जिसे साधारण भी कहते हैं, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य का सर कहेंगे किसे कहते हैं? तो जो करता होता है, जो काम करने वाला। राम आम खा रहा है तो राम हो गया उद्देश्य, आम खा रहा है तो खाना क्या हो गया? विधेय हो गया। राम बाजार जा रहा है तो राम उद्देश्य है, बाजार जाना उसका क्या है? विधेय है। तो जहां पे एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वहां सरल वाक्य होते हैं। संयुक्त में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को जब किसी योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाए, योजक शब्दों द्वारा जोड़ दिया जाए, तो वहां पे क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है? कि जहां पे एक उद्देश्य और अनेक विधेय हो, वहां पे क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। अगर हम रचना की दृष्टि से देखें तो आपको मैंने बताया 3 प्रकार का। अगर अर्थ की दृष्टि से देखें तो वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, सीधे सीधे आप जानते हैं। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो कहीं ना कहीं ये साधारण या फिर सिंपल वाक्य है, सेंटेंस, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है जिसमें आपको आज्ञा का सेंस लगे? सुरेश को बुलाना चाहिए, यहां तो सलाह का जिक्र है। अभिषेक पुस्तक लाओ, यहां पे आदेश का लग रहा है। सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है, यहां पे क्वेश्चन मार्क की तरह से है या संदेह की स्थिति है। तुम्हें बाजार जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से बताइए क्या होगा? तो यहां पे आज्ञा दी जा रही है कि अभिषेक पुस्तक लाओ, ऑर्डर दिया जा रहा है कि अभिषेक पुस्तक लाओ, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और कर देते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा लिख करके, जो है उसमें जो है सुधार करने का प्रयास बराबर किया जाएगा। और चीजें क्या आपके लिए और बेहतर हो सकती हैं, अगर आपका कोई सुझाव तो वो भी आप अमूल्य रूप से दे सकते हैं। एक वाक्य शुद्ध है इसमें से, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है।
मैंने चित्त को आकर्षित करने वाला। भाई प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला होगा, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य जो है बहुत क्या होता है, चित्ताकर्षक होता है, अपने मन को चित्त को मोहने वाला होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। ये और सी और डी क्या हो जाएंगे, हमारे अशुद्ध वाक्य हो जाएंगे। 38 है, उससे बैठा नहीं जाता, तो ये कहीं ना कहीं सकना सकनी ये भाववाचक में आता है, भाव में आता है, ठीक है। तो हमारा सीधे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, धूप सहा नहीं जाता, ये सब चीजें। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये हो जाएगा सीधे सीधे क्या बताइए, कारक से पूछा है तो करण कारक। भाई संबंध कौन बताएगा, करण ही तो बताएगा। कर्ता कर्मकरण प्रथमान्य द्वितीया को तृतीया से संबंध होता है, तो तृतीया में कौन आएगा, करण ही तो आएगा। और अपादान का बात की जाए तो अपादान अलग होता है। अब मैं बताता हूं कि अपादान में आपको सावधानी ये बरतना है कि जैसे पत्ता पेड़ से गिरा तो अपादान होगा, राम ने भिखारी को पैसे दिया अपादान होगा। लेकिन अगर आप दोस्त को या कोई वस्तु किसी को अगर दे रहे हैं कुछ दिन यूज करने के लिए या कर्ज के रूप में ताकि वो वापस आपको दोबारा मिले, तो वहां पे अपादान नहीं होगा, वहां पे संप्रदान होगा, याद रखिएगा। आगे दिया अधिकरण कारक के चिन्ह है, तो अधिकरण तो में पर होता है, और अधिकरण का सीधे सीधे जो काम है वो यही है कि यह क्रिया के आधार को सूचित कर रहा है, क्रिया का बेस, और कौन सा, संज्ञा या जो है सर्वनाम के स्वरूप को। तो क्रिया के आधार को सूचित करने वाला जो संज्ञा या सर्वनाम होता है उसका स्वरूप ही अधिकरण कारक कहलाता है। यहाँ पे में पैक पर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, पहिया, पखावट, लिखावट, मझधार। तो पुल्लिंग में क्या होता है, पहिया होती है कि होता है, तो कहेंगे सर पहिया होता है, पखावट होती है, मझधार होती है, लिखावट होती है, ठीक है। तो ये तीनों स्त्रीलिंग है, ये आपका स्त्रीलिंग है, ये भी आपका स्त्रीलिंग है, ये भी आपका स्त्रीलिंग है, जबकि ये क्या है, आपका पुल्लिंग है। अब ये पखावच कहेंगे सर क्या होता है, जानते रहिए मृदंग का आकार जो छोटा रूप होता है मृदंग का, वही पखावच कहलाता है। एकाकिनी शब्द का लिंग बदले, एक बार मैंने पढ़ा दिया है इसको, तो इसका होगा एकाकी, क्या हो जाएगा, एकाकी। आगे है, हो सकता है वह आया हो, यह वाक्य क्या है, तो ये देखिए काल से है, तो ये संभाव्य वर्तमान है। संभाव्य में क्या होता है, जब कार्य के पूर्ण होने की संभावना रहती है तो वहां पे संभाव्य रहता है, संभावना है, ठीक है। जैसे वर्तमान काल के जो है भेद देखते हैं तो उसमें आपका संभाव्य वर्तमान है, सामान्य है, तात्कालिक है, पूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध है, ठीक है। संदिग्ध में क्या होता है, जहां पे संदेह की स्थिति हो। गिलास में थोड़ा दूध है, अब थोड़ा क्या बता रहा है बताइए, थोड़ा मात्रा को ही तो दर्शा रहा है, तो सीधे सीधे क्या है, परिमाण, संख्या तो दिखा रही है 1 2 3 4, संकेत तो बता नहीं रहा है उसका, ठीक है। गुण तो है नहीं, काला नीला पीला। अब देखिए शुद्ध वर्तनीय आपका चयन करना है, पूजनीय कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, पूज नौ पे बड़ी की मात्रा और पूजनीय। हिंदी मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, देखिए अगर हम हिंदी के मानक रूप की बात करें जो स्टैंडर्ड है उसका, वो खड़ी बोली का है, क्या है, खड़ी बोली। और इसे जो है पश्चिमी हिंदी का जो है क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। अगर हम खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में अगर देखा जाए तो ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, हरियाणी, राजस्थानी, ये सब भाषाएं क्या है, शामिल है, किसमें, पश्चिमी खड़ी बोली में। कौन कौन सा मैंने बताया, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, हरियाणवी, राजस्थानी, ये सब, ठीक है। और ये आप जानते रहिए कि इसका जो विकास हुआ है खड़ी बोली का, ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, सौरसेनी जो है अपभ्रंश से हुआ है। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था, तो ये दिया गया था सीधे सीधे जो है ब्रज भाषा को, याद रखिए इसको, ब्रज भाषा। आगे देखिए अमेंडमेंट, अमेंडमेंट माने संशोधन होता है, आप अमूमन जो है संविधान में पढ़ते होंगे, तो सीधे सीधे अमेंडमेंट का क्या हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा। आगे है समायोजन का जो है एडजस्टमेंट हो जाता है, इसको हम और छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए दिया है ग्रॉस ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। अब देखिए ये ईडम फेजेस होता है, जो लोग इंग्लिश पढ़े होंगे उनको मालूम होगा इसका जो है अर्थ, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक, जो दूसरे साइड घास है वो हमेशा क्या लगता है, ग्रीनर लगता है, ज्यादा हरा भरा लगता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि दूर का ढोल क्या होता है, सुहावन लगता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो का, हिंदी के, ड्रॉइंग मैन कैचेज स्ट्रॉ, माने डूबते को तिनके का सहारा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा। डूबने वाले को तिनका का सहारा नहीं, डूबते को तिनके का सहारा, ये इस इडियम का जो है क्या हो जाएगा, आपका सही अर्थ हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कोई अगर सुझाव हो तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कोई अगर सोल्यूशन चाहिए, कोई अगर आपको जैसे पीडीएफ चाहिए जो हमसे बन पड़ेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा है जो है दस्तक कोचिंग वाराणसी के नाम से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, वहां पे चीजें उपलब्ध है। करंट अफेयर का सेशन चल ही रहा है, हिंदी का चल ही रहा है। कल परसों में रीजनिंग के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कुछ लोग करते क्या है कि पुराना बुक ला देंगे, अब वो 10 साल पहले का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो अभी थोड़ी पूछेगा,
उसमें से 10-15-20 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन बाकी जो 10-15 क्वेश्चन जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे वो तो अच्छे लेवल के होंगे ना, जिनका शब्दावली जो होगा वो कुछ अलग होगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि पूछ क्या रहा है, तो वो हम करवाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हाँ, ये है कि आप बुक से जितना ज्यादा हो सके पढ़िए और प्रैक्टिस ज्यादा करिए, पढ़ेंगे कम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे वो चलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।